अम्मी नर्स थी। वालिद वफात पा चुके थे और हम 3 बहनें थीं। हम अस्पताल के क्वार्टर में ही रहते थे। वहाँ एक मेल नर्स ने मुझे पसंद कर लिया। वो मेरी माँ का बेटा बना हुआ था और हमारे घर के तमाम मसाइल देखता और अपनी तनख्वाह भी मेरी अम्मी को देता। हमारी मोहब्बत को देखते हुए अम्मी ने हमारी शादी तय कर दी। हम दोनों बहुत खुश थे। शादी से कुछ रोज पहले इसके बारे में ये जानकर हमारे होश उड़ गए। हम 3 बहनें थीं और मेरे वालिद साहब का इंतकाल हो चुका था। मेरी बहन शिजा 3 बरस की थी और मैं 18 बरस की थी और अम्मी जान अस्पताल में बतौर नर्स जॉब करती थी। मैं सबसे बड़ी थी, इसीलिए छोटी बहन की देखभाल भी मुझको ही करनी पड़ती थी। वालिद साहब की वफात के बाद चूंकि अम्मी जॉब करने लगी, इसीलिए मुझे कॉलेज से उठा लिया गया। ये छोटी बहन को कोई संभालने वाला नहीं था। उन दिनों घरेलू हालात की बदौलत मैं काफी चिड़चिड़ी और बदमिजाज हो गई थी। ये गर्मियों के दिन थे। एक रोज मेरी वालदा अपनी ड्यूटी पर थी। मेरी छोटी बहन बीमार थी। मैं ही अस्पताल में इसके साथ मौजूद थी। बहन के रोने पर मैं उसे चुप कराने की खातिर बाहर ले गई थी। इन दिनों हम अस्पताल के एक क्वार्टर में रहा करते थे। काफी देर तक मैं छोटी को लिए लॉन में बैठी रही। तभी उधर से एक मेल नर्स का गुजर हुआ। वो चूंकि हमें कुछ पहचानता था, इसने पूछा, यहाँ क्यों बैठी हो? मैंने बताया कि मुन्नी बीमार है और माँ ने उसको बच्चों के वार्ड में दाखिल कराया है। अम्मी की ड्यूटी जिच्चा बच्चा वार्ड में लगी थी। वो 2-3 बार आकर हमें देख जाती थी। इस मेल नर्स का नाम आदिल था। कुछ हफ्ते पहले ही ये अस्पताल में मुलाजिम हुआ था। अम्मी जान इसको सरसरी सा जानती थी। न जाने क्यों, मगर जितनी देर मैं बहन को लिए इधर बैठी रही, ये नौजवान मुझे आंखें चुरा के देखता रहा। अगले ही रोज आदल ने अपनी ड्यूटी डॉक्टरों से कह सुनकर बच्चों के वार्ड में लगवा ली और मेरी बहन की देखभाल बहुत उम्दगी से करने लगा। तभी अम्मी जान भी इसे पसंद करने लगी कि शरीफ लड़का है। मगर मैं समझ गई थी कि इसने अपनी ड्यूटी मेरी खातर इस वार्ड में लगवाई है। वो जब वार्ड में आता, मुझे पसंदीदगी की नजरों से देखता। इसकी ज्यादा से ज्यादा यही कोशिश होती कि वो इसी वार्ड में मेरी बहन के पास या आसपास के मरीजों में रहे। एक हफ्ते तक इसने मेरी इसी तरह मेरी बहन की देखभाल की और हमें जिस चीज की भी जरूरत होती, वो भी फौरन पहुंचा देता। किसी चीज के लिए हमें वार्ड से बाहर ना जाना पड़ता। इसकी मेहरबानियों की बदौलत एक दिन अम्मी ने उसको घर बुलवाया। उसने बड़ी खुशदिली से इस दावत को कबूल किया। उस रोज इसने खाना भी हमारे साथ ही खाया। इसकी बातें बेहद दिलकश और रवैया भी इन नहायत अपनायत भरा था। पहली ही मुलाकात में वो मेरी अम्मी को बहुत अच्छा लगा। फिर तो इसका आना जाना हमारे घर का मामूल बन गया। आदल में एक खूबी ये भी थी कि वो बहुत रहमदिल और बहुत नरमी से कलाम करता था। अब वो हमारे घरेलू मसाइल भाग दौड़ कर हल करने में लगा। वालिद साहब की वफात के बाद से अब तक हमारे घर में किसी ने कदम भी नहीं रखा था। मगर अब आदल घर के एक फर्द की तरह हमारे घर आता जाता था। हमारे घर का मसाइल का बोझ वो इस तरह उठाने लगा जैसे ये उसी का घर हो। मेरे अब्बू भी अस्पताल में मुलाजिम थे। अम्मी ने भी नर्सिंग डिप्लोमा कर रखा था। मगर जब वालिद हयात थे, वो जॉब नहीं करती थी। मगर वालिद साहब की वफात के बाद अम्मी को उनकी जगह नौकरी मिल गई थी और हमें ये क्वार्टर भी रहाइश के लिए मिल गया था, जो अब्बू ने अलाट कराया था। वरना रहाइश का मसला मेरी वालदा की बेवगी को सूली पे चढ़ा देता। फिर भी हजार किस्म के बखेड़े थे जो हमें दरपेश थे। अब आदल इन बखेड़ों से बखूबी निमटने लगा। अम्मी जान ने इसकी अच्छाइयों को देखते हुए इसको अपना बेटा बना लिया। अब हमारे बाहर के कामकाज वही सर अंजाम देने लगा, जिससे हमें बड़ी सहूलत हो गई थी। इसी कारण आदल की हैसियत घर के एक फर्द जैसी हो गई थी। जिस रोज वो ना आता, हम माँ बेटी दरवाजे को तकती रहती थी। रफ्ता रफ्ता हमें इसकी आदत होती गई कि खाना तक इसके बगैर अच्छा नहीं लगता था। वाकई माँ को इन दिनों सहारा चाहिए था और आदिल को मुझ में दिलचस्पी थी। मैं जानती थी कि वो ये सब सिर्फ और सिर्फ मेरी खातिर करता है। इसने कभी मुझसे ज्यादा बेतकल्लफ होने की कोशिश ना की थी और ना कभी किसी किस्म की
बुराई की तरफ इसका ध्यान गया था। जब कभी मौका मिल जाता तो हम कुछ देर बातें करते थे। प्यार के जज्बात को हमने अपने अपने दिलों में इस तरह छुपा लिया था जैसे सीप में मोती। नौबत यहाँ तक आ पहुंची कि अम्मी ने इससे कुछ ऐसी उम्मीदें वाबस्ता कर ली जो एक जवान बेटी की माँ किसी शरीफ और कुमाऊं लड़के से वाबस्ते कर लेती है। इसके घर वाले जाने कैसे होंगे, बस इसी नुक्ते पर बात रुकी हुई थी। जब भी माँ कहती आदल बेटा मुझे अपने घर वालों से मिलाओ, तो वो इस बात पर कुछ खामोश सा हो जाता। अम्मी से यूं हीले बहाने करता कि वो इसकी कोई मजबूरी समझकर चुप हो जाती। मेरा हाल दूसरा था। मैं किसी और बात के बारे में सोचना ही नहीं चाहती थी। मैं बस आंखें बंद करके चुपचाप इस इश्क की आग में कूद जाना चाहती थी कि जिसको आतिश इश्क कहते हैं। मुझे अब बादल के सिवा कुछ नजर नहीं आता था। इसकी जात के अलावा मुझे कुछ नजर ही नहीं आता था। दिन रात उसी के ख्यालों में खोई उसके साथ मुस्तकबिल के ख्वाब बुनती रहती थी। यूं लगता वो भी मेरे अलावा किसी और के बारे में नहीं सोचता। इसका ध्यान और तवज्जो हर लम्हा मेरी जानब ही रहती थी। वो अपनी सारी तनख्वाह लाकर मेरी अम्मी के हाथ पे रख देता और कहता खाला जान मेरा तो कोई संभालने वाला ही नहीं, आप ही ये रकम संभाल कर रखिए। कल कला मुझे अपना घर भी तो बसाना है, तब ये रुपया काम आएगा। जब कभी इसको मौका मिलता वो किचन में मेरे पास आ जाता और कहता लंबी लड़की सुनो, तुम्हारे बगैर जिंदगी गुजारने का ख्याल ही मेरे लिए अब बड़ा तकलीफ है। सच कहूँ तो तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। मुझ पे रहम खाया कर। अब मुझे इतना ही बता दो कि कब मुझसे शादी करोगी और कब मेरा घर आबाद करोगी। ये सुनकर मैं शर्मा सी जाती, चेहरा शर्म से सुर्ख हो जाता। मैं भी तो आखिर यही चाहती थी कि इसके साथ घर बसाऊं। तब मैं इसे कहती अम्मी से कहिए, इन्हीं से पूछ लें, मुझे क्या पता। बस अम्मी के हुक्म का तो वो जैसे गुलाम था। हमा वक्त मुंतजिर रहता था कि कब वो काम बताएं और वो दौड़ा जाए। कुछ दिनों बाद ही मेरा रिश्ता मांगने आदल की फूफी आई, क्योंकि इसने बताया था कि एक फूफी के सिवा इसका इस दुनिया में कोई नहीं है। मेरी माँ ने हम दोनों का रिश्ता तय कर दिया। इतना ताबेदार दामाद पाकर मेरी माँ भी तो हर दम खुश खुश रहती थी, जैसे हर गम भूल सी गई थी। मैं जो अभी 19 बरस 20 की थी और माँ को 20 पहाड़ों जैसी लगती थी। आदल से मेरा रिश्ता तय होने के बाद वो बिल्कुल हल्की फुल्की और बेवजन लगने लगी थी। मेरी माँ शादी की तैयारियों में लग गई। अक्टूबर में मेरी और आदि आदल की शादी थी और ये सितंबर की बात है कि खाला गुलाब अम्मी के पास किसी काम से आ गई। ये औरत आज से 8 बरस कबल मेरी दादी की पड़ोस में रहती थी। खाला गुलाब के साथ मेरी माँ की काफी वक्फियत थी। जिस रोज वो हमारे घर आई, इस दिन आदिल हमारे घर बैठा हुआ था। वो दोपहर का खाना खा रहा था जब खाला गुलाब आई। उन्होंने आदिल को काफी गौर से देखा, तभी वो उठकर बाहर चला गया। वो मेरी वालदा से कहने लगी, समीना, ये लड़का कौन है? माँ ने बताया कि ये बहुत अच्छा लड़का है, मेरा बेटा ही समझो। ये मेरा होने वाला दामाद है। अगले माह इसके साथ हिना का निकाह कर रही हूँ। कहो अच्छा है ना? खाला गुलाब कुछ खामोश सी हो गई, फिर कहने लगी हाँ, अच्छा तो है। खाला गुलाबो फिर सोच में पड़ गई। जब अम्मी चाय लेने किचन में गई तो खाला ने मेरे पास आकर मुझे कहा, देखो हिना, मैं तेरी माँ से नहीं कह सकती कि इसके अरमानों का खून हो जाएगा, मगर बेटी हकीकत ये है कि मैं आदिल को पहले भी जानती हूँ। ये मुआ तो शादीशुदा है और 2 बच्चों का बाप भी है। आगे तो खुद सोच ले कि तू आप बड़ी सियानी है। खाला गुलाबों की ये बात सुनकर मेरे जैसे पैरों से जमीन ही निकल गई। ये सुनकर मेरे दिल की दुनिया उजड़ सी गई थी। मैं ऐसे गुमसुम हो गई जैसे मौत ने अपनी परछाइयां मुझे दिखा दी हों। मुझ पर बिजली तो नहीं गिरी, मगर मैं इससे खबर से पांव तक जल के राख हो गई। 2 दिन तक ये दुख मेरा कलेजा खाता रहा और मैं इस बात का किसी से जिक्र न करती। तीसरे दिन मैं बीमार हो गई और अम्मी ने मुझे अस्पताल में दाखिल करा दिया। इधर भी मेरा दिल था कि गम से फटा जा रहा था। शाम को एक नर्स मेरे पास आई और इसने मुझसे पूछा, क्या तुम्हारी वालदा तुम्हारा निकाह आदम से कर रही है?
کیا اس کو خبر ہے کہ اس نے پہلے بھی ایک شادی اپنی مرضی سے کی تھی اور یہ ان کی محبت کی شادی تھی؟ اس لڑکی کی منگنی کہیں اور ہو چکی تھی، مگر عادل اور وہ ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے، اسی لیے وہ لڑکی اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر عادل کے ساتھ گھر سے بھاگ گئی تھی۔ پھر دونوں نے عدالت میں نکاح کر لیا۔ خاندان بھر میں ان پر بڑی تھو تھو ہوئی، پر اب تو ان کے 2 بچے بھی ہیں۔ اس کی بیوی کے گھر والے تو آج بھی ان دونوں سے نہیں ملتے۔ اس انکشاف پر میری رہی سے امید بھی ٹوٹ گئی، میں اور بھی پریشان ہو گئی۔ میں نے اس نرس سے کہا کہ کیا آپ مجھے اس کی بیوی سے ملوا سکتے ہیں؟ وہ کہنے لگی کیوں نہیں، میں اسے بھی اچھے سے جانتی ہوں، بلکہ وہ بیچاری تو خود تم سے ملنا چاہتی ہے، اسے بس عادل کا ڈر ہے، کل ہی مل لو اس سے۔ اگلے دن ایک بہت خوبصورت سی لڑکی کو وہ میرے پاس لے آئی۔ وہ مجھ سے خوش دلی سے ملی۔ اس نے مجھے بتایا کہ عادل میرا شوہر ہے اور جب سے اس کا تم لوگوں کے گھر آنا جانا ہوا ہے، اس نے میری زندگی کو عذاب بنا دیا ہے، گھر اور بچوں سے غافل ہو گیا ہے۔ میں ہر وقت بہت پریشان رہتی ہوں، اسے کچھ کہتی ہوں تو وہ مارنے کو دوڑتا ہے، حالانکہ ہماری تو محبت کی شادی تھی۔ میں نے اس کی خاطر ہی گھر بار ماں باپ سب کچھ چھوڑ دیا، مگر اس نے میری ساری قربانیوں کو بڑھا دیا ہے۔ آج کل تو وہ ایک پائی گھر میں نہیں دیتا، یہاں تک کہ خرچ کے لیے میں نے اپنا زیور اور گھر کا سامان تک بیچ دیا ہے۔ اب ہم پر فاقوں تک کی نوبت آ چکی ہے، مگر یہ بے رحم گھر آتا ہی نہیں۔ مجھے کہتا ہے کہ اگر تم نے میرا پیچھا کیا تو میں تمہیں طلاق دے دوں گا۔ یہ کہہ کر وہ زاروں قطار رونے لگی۔ اس کی حالت پر میرے دل کا شیشہ چکنا چور ہو گیا۔ جس شخص کو دیوتا جان کر میں نے اپنے من کے سنگھاسن پر بٹھایا تھا، اس کا بت گر کر پاش پاش ہو گیا تھا۔ میں سوچنے لگی کہ ایسے لوگ محبت اور اعتبار کے قابل کیسے ہو سکتے ہیں؟ کیا اس حیوان کے ساتھ میں اپنا گھر آباد کروں گی جس کو اپنی بیوی بچوں کی پرواہ تک نہیں ہے، جو آج ایک محبت کی شادی کر کے اس محبت کو چھوڑ چکا ہے، کل کسی اور کی خاطر مجھے بھی چھوڑ دے گا؟ تب میں نے سوچا کہ میری زندگی میں تو کوئی اور شخص آ جائے گا، لیکن اس عورت کا کیا بنے گا جو اپنا سب کچھ عادل کے لیے چھوڑ آئی ہے؟ میں نے تہیہ کر لیا تھا کہ میں کسی صورت کسی اور کا گھر نہ اجاڑوں گی۔ یہ گھر تو بستے ہی اچھے لگتے ہیں، جو کسی کا گھر اجاڑ کر کسی اور کی خوشیوں کی سرزمین پر اپنی خوشیوں کا تاج محل تعمیر کر کے اپنی دنیا بسا لے، وہ انسان نہیں ہو سکتا۔ یہ فیصلہ تب تک مشکل تھا، مگر میں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ میں عادل سے شادی نہیں کروں گی۔ اس عورت کے آنسوؤں نے میرے دل پر بہت اثر کیا تھا کہ ان آنسوؤں میں مجھے سچائی اور تکلیف نظر آ رہی تھی، جس نے مجھے اس کے ساتھ ایک اندیکھے رشتے میں باندھ لیا تھا۔ میں نے اس کے ساتھ وعدہ کر لیا کہ میں تمہارا عادل تمہیں لوٹا دوں گی۔ میں اس سے کم سن تھی، مگر کم عقل نہیں تھی۔ میں عادل کو دل و جان سے چاہتی تھی، مگر میں نے یہ مشکل فیصلہ کر لیا۔ ماں کو بھی بتا دیا کہ یہ دھوکہ ہے، اب وہ شخص ہمارے گھر آئے تو اس کو گھر میں گھسنے نہ دیجیے گا۔ کیا بتاؤں کہ اس وقت کتنا دکھ ہوا۔ آہستہ آہستہ یہ زخم بھی بھرنے لگا۔ آخر خدا نے مجھے صبر دیا۔ آج مجھے کوئی غم نہیں ہے، بلکہ خوشی ہے کہ خدا نے مجھے ایک دھوکے باز سے بروقت بچا لیا۔ سوچا کرتی اور دعا کرتی تھی کہ اللہ ہر لڑکی کو اتنی سوجھ بوجھ دے اور وہ ایسے مردوں کی جال میں نہ پھنسے جو اپنا دل خوش کرنے کی خاطر دوسروں سے ان کی خوشیاں چھین لیتے ہیں، حتیٰ کہ اپنے گھر اور اولاد تک صلہ تعلق ہو جاتے ہیں۔ مزید دلچسپ سچی کہانیوں کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔